सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सब टॉपिक्स हैं मीन, मीडियन और मोड, एएम, जीएम, एचएम, और इसके अलावा डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स को। So measure of central tendency is basically a summary statistic जो represent करता है डेटा सेट के सेंटर पॉइंट को, और सेंटर पॉइंट का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट इनर डिस्ट्रीब्यूशंस फॉल अराउंड दैट सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के आसपास आपकी सारी वैल्यूज फॉल करेंगी। काफ़ी सारे वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं जो आते हैं एएम, जीएम और एचएम, जिसे बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस। और मीडियन और मोड होते हैं पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल का मतलब है कि पोजीशन के बेसिस पे कि डेटा का जो पोजीशन है वो उस बेसिस पे हम मीडियन और मोड को कैलकुलेट करते हैं। सो ये एक ट्री ग्राफ है जो आप याद करने में आपको हेल्प करेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी है या एवरेज है। दो टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल और पोजिशनल। ये काफ़ी कम लोगों को पता होता है इनके बीच में डिफरेंस। सो मैथमेटिकल एवरेजेस में आता है मीन, जिसमें आते हैं आपके एएम, जीएम और एचएम, और पोजिशनल में आते हैं आपके मीडियन एंड मोड। अगर हम सिंपल एक इंडिविजुअल सीरीज लें 1 2 3 4 5 5 एंड 8 का, तो अगर हम सिंपली वे में एक डिफाइन करें मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज और रेंज को, तो फर्स्ट है एरिथमेटिक मीन। मीन हमें पता है कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया है वो सारे ऑब्जर्वेशन का एडिशन करके हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो हमारा यहाँ पर आया रिजल्ट 4। मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडिल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा सेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में सबसे पहले मीडियन जब भी हमें कैलकुलेट करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें डेटा सीरीज को इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और यहाँ आप देखेंगे कि जो नंबर 4 जो हमारा मीडियन हमने कैलकुलेट किया है, उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड 3 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मोड क्या होता है? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट। तो इस डेटा सीरीज में 5 जो है वो 2 टाइम्स आया है, बाकी सारे नंबर्स हैं वो 1 टाइम है। तो यहाँ पर मोड हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मिड रेंज क्या होती है? मिड रेंज हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को एडिशन करके जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा मिड रेंज। इस केस में हमारी आई है 4.5, क्योंकि 1 यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है और 8 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है। रेंज क्या होता है? डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का। तो यहाँ पर 8 - 1, रेंज आपकी आ गई 7। So different formulas are used to calculate mean, median and mode for different data sets. So data set भी different type के हो सकते हैं, और statistics में वो basically 3 categories में define किए हुए हैं जिन्हें statistical series कहते हैं। तो statistical series is categorized in individual, discrete and continuous series. So इनका मतलब ये है कि individual series का मतलब है when all observations are listed out and they all have a frequency of 1। ये काफ़ी important है, ठीक है। रैंडमली आपको एक लाइन में डेटा दिया हुआ है तो वो आपका होगा इंडिविजुअल सीरीज, या जैसे रॉ डेटा भी कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? इट मीन्स वेयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन बट द वेरिएबल इज गिवन विदाउट क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल नहीं होगा, जैसे x है तो 10 15 20 25 होगा और उनके करस्पॉन्डिंग f होगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो आएगा आपका डिस्क्रीट सीरीज में। कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या रहेगा? कंटिन्यूस में डिफरेंस ये रहेगा कि जो x है यानी कि आपका जो डेटा सेट है वो होगा, उसमें होगा क्लास इंटरवल्स। तो ये हो गए आपका 3 सीरीज के बारे में। जो भी कैलकुलेशंस हैं मीन, मीडियन और मोड की, वो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तीनों सीरीज के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके एग्जाम के हिसाब से देखें तो इतना डिटेल में तीनों के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता रही हूँ। अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे इन तीनों का कैलकुलेशन का इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं लग रहा है। तो डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो सिंपल जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, आप अपने स्कूल में भी पढ़े होंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी उनका एडिशन अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, रैंडमली डेटा दिया हुआ है, इसका आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल यू क्या करेंगे, एक्स बार जो होगा आपका, अभी एक्स बार एक होता है, एक क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन, दो टर्म आती हैं कई बार, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ भी लिया जाता है शॉर्ट में बस, कि जो सैंपल है एक्स बार होता है उसे बोलते हैं सैंपल मीन, और जो पॉपुलेशन मीन होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 10 + 20 + 30 + 40 + 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आपके 5 हैं, तो ये आ जाएगा आपका मीन।
नेक्स्ट अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो मैं यहाँ पे जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, इसमें भी वही 3 मेथड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ जाती है जो इंडिविजुअल सीरीज में नहीं होती है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ, और ये जो मेथड आप देखोगे वही सेम है जो इंडिविजुअल में होते हैं, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है। डी जो होता है वो डिफरेंस होता है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं इसलिए इतना ही समझने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि x दिया हुआ है, f दिया है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि वेदर इट इज एन इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि x और f है, x में इंटरवल्स नहीं है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। तो इसको अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो x बनाया, x लिखा, f लिखा, f के बाद समेशन ऑफ f लिखा, मींस इन सारे नंबर्स का एडिशन जिसे हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आया अपना 30। f डॉट x क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है मीन का, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ f, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 6 इज 12 लाइक दैट, और फिर सबका समेशन मीन सबका एडिशन किया तो वो आया 107। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होती हैं, आपकी क्लासेस आ जाती हैं लाइक 0 to 10, 10 to 15, इस तरीके से इंटरवल आ जाता है, तो उसमें सिंगल वैल्यू ऑफ x नहीं रहता है, तो उसमें हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो मिड वैल्यू कैसे करते हैं, लाइक 0 to 10 है तो क्या हो जाएगी, लोअर क्लास वैल्यू हुई उसकी 0 और अपर क्लास वैल्यू हुई उसकी 10, तो 0 + 10 अपॉन 2 यानी कि 5 आ जाएगा आपका x, तो इसी उसे हम बोलते हैं मिड वैल्यू। इसी की वजह से फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आप कभी कभार देख सकते हैं, x की जगह लिख देते हैं m, और बाकी प्रोसीजर वही रहता है जो डिस्क्रीट में रहता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे ये सीरीज देख के आप समझ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर इंटरवल है, इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। तो हमें x जो है उसके लिए हमें मिड वैल्यू x फाइंड आउट करना होगा, 0 + 10 अपॉन 2, 5, 10 + 20 अपॉन 2, 15 लाइक दिस। बाकी फॉर्मूला जैसा आपने डिस्क्रीट सीरीज में एग्जाम्पल किया है वह वो सेम रहेगा। सो नेक्स्ट आते हैं AM, GM और HM पे। तो ये यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो ये AM का फॉर्मूला आपको पता ही है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 1/n समेशन ऑफ xi, या फिर x1 + x2 जितनी भी आपकी टर्म्स होंगी अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। GM में क्या होता है, a √n हो जाता है, मतलब AM में एडिशन होता है, GM में आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसको लिखने का तरीका एक ये भी होता है, √n ऑफ पाई xi। तो पाई का मतलब होता है प्रोडक्टिव टर्म, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आपकी सब टर्म्स होंगी, लाइक x1 इंटू x2 इंटू x3, समेशन होता है तो इसका मतलब होता है x1 + x2 + x3 लाइक दिस। तो ये GM का फॉर्मूला है। HM का फॉर्मूला है n/1/x1 + 1/x2, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/(1/x), ठीक है। ये अनग्रुप डेटा के लिए है, यानी रॉ डेटा, इंडिविजुअल डेटा। ग्रुप डेटा यानी कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस वाली सीरीज का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पे क्या आ जाएंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी, तो वहां पर n रिप्लेस हो जाएगा आपका f से, तो न्यूमेरिकल यहाँ से एक्सपेक्टेड रहता है। और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है, ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा किसी भी एक क्वेश्चन के लिए अगर तीनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि एरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी आएगी कंपेयर टू द ज्योमेट्रिक मीन, एंड GM की वैल्यू होगी वो HM से ज़्यादा ही होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर आपको क्वेश्चन में AM की कुछ वैल्यू दी, HM की वैल्यू दी और आपको GM कैलकुलेट करने को बोला, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, GM = √AM इंटू HM। बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो नंबर्स दिए हुए हैं तो ये नहीं, ये x हो गए, x लिखा। अभी हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 1/x की टर्म आती है, तो 1/x हमें कैलकुलेट करना होगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, तो x बार क्या हो जाएगा, n/(1/x), तो n क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 5 है, और ये आपने समेशन ऑफ 1/x टोटल सबका कर लेंगे तो ये आया 0.3417, तो आप सॉल्व करके ये आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मीडियन की बात। अगर हम बात करें तो ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए दो फॉर्मूले हैं। मीडियन में सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है या इवन है। ऑड मीन्स 1 3 5 7, इवन मीन्स 2 4 6 8। तो अगर ऑड है तो फॉर्मूला रहेगा आपका कुछ इस तरीके से, यानी कि n+1/2th टर्म। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये n+1/2 करके जो वैल्यू आएगी वो आपका सीधा आंसर नहीं होगा, वो
उस नंबर की जो टर्म होगी आपकी डेटा सेट में वो आपका आंसर होगा। और अगर इवन नंबर है तो आपका होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मीडियन के केस में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें डेटा सेट को अरेंज करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप कोई भी मैनर में कर सकते हैं, जनरल वैसे रहता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में करें, एक थंब रूल बना लें तो वो कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया। आप देखा कि यहाँ पर n = 9 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 मीन्स ऑड है, तो ऑड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 9 + 1/2th आइटम मीन्स 5th आइटम। 5 इज नॉट योर आंसर, 5th आइटम। तो सीरीज में देखेंगे, कौन सी वाली सीरीज में, इस सीरीज में नहीं जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, उस सीरीज में देखेंगे 1 2 3 4 5। सो 5th नंबर पे है आपका नंबर 18। सो 18 इज योर मीडियन। नेक्स्ट आ जाते हैं मोड पर। तो मोड क्या होता है, बेसिकली दैट वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन सीरीज, यानी कोई एक सीरीज में अगर एक वैल्यू बार बार आती है तो हम उसे मोड कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 10 स्टूडेंट हैं, उनका आपको यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आप इस सीरीज में अगर ध्यान से देखेंगे तो जो नंबर 27 है वो 1 2 एंड 3 टाइम्स आया है, ठीक है। तो इसलिए मॉडल मार्क्स यानी कि मोड क्या हो जाएगा आपका 27। आपको ये भी चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, एक इंडिविजुअल सीरीज है। अगर दूसरा एक क्वेश्चन देख लें, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को पूरा डिटेल में क्या नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो जरूरत नहीं है उतना। तो अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन दूँ तो आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल है, x है और f है। यहाँ पे मोड क्या होगा आपका कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 18, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू क्या है 30। सो 30 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेगमेंटिंग डेटा यानी क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स पर। सो इन्हें पार्टीशन वैल्यूज और फ्रैक्टाइल्स भी बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनरली जब हम बात करते हैं लाइक टॉप 25%, टॉप 10% या 1% ऑफ समथिंग, तो इट मीन्स कि हम सेगमेंटेशन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, आपको आता ही होगा। क्वार्टाइल्स डिवाइड्स द डेटा इंटू 4 पार्ट्स, डेसाइल्स इंटू 10 पार्ट्स एंड परसेंटाइल्स डिवाइड द डेटा इंटू 100 पार्ट्स। सो क्वार्टाइल्स की बात करें, सो मीडियन जो होता है इसमें, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू अ लोअर हाफ एंड अपर हाफ, ये हम देख ही चुके हैं। सो लोअर हाफ को हम क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द लोअर हाफ, ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझना है कि जो लोअर हाफ है, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, लोअर हाफ की भी जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपका होगा लोअर क्वार्टाइल, और अपर हाफ की जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगा आपका अपर क्वार्टाइल, ठीक है। जैसे इस ग्राफ से समझ लेते हैं, एक ग्राफ है, इसमें 25% चार उसमें डिवाइड कर दिया है, 100 मीन्स तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। सो यहाँ से अगर हम, ये मीडियन है, मीडियन से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लोअर क्वार्टाइल, और राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका अपर क्वार्टाइल। सो लोअर हाफ है उसका जो मिडिल वैल्यू होगा उसे हम बोलेंगे लोअर क्वार्टाइल, एंड अपर हाफ का जो मिडिल वैल्यू होगी उसे बोलेंगे अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3, ठीक है। तो ये आपका, वैसे क्वार्टर वाइज बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर हो गए। एंड 25% ऑफ डेटा विल लाई बिलो Q1, यानी कि यहाँ पर आपका आता है Q1, ये होता है आपका Q2 जिसे हम मीडियन भी बोलते हैं, और ये होता है आपका Q3। तो जो Q1 होता है यानी कि 25% डेटा यहाँ तक आ रहा है, Q2 तक कितना डेटा आ जाएगा 25 + 25 50, और Q3 तक कितना आ जाएगा 25 + 25 + 25 यानी 75% डेटा आ जाएगा आपका Q3 तक। तो Q2 को हम मीडियन भी बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे एक बार एक देख लेते हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो 4 पार्ट हुए ही हमारे, ये फर्स्ट क्वार्टर हुआ जिसे लोअर क्वार्टर बोलते हैं, सेकंड जो Q2 है उसको मीडियन भी बोलते हैं, सेकंड क्वार्टर भी बोलते हैं या मिडिल क्वार्टर भी बोलते हैं, ये हुआ आपका थर्ड क्वार्टर या अपर या फिर Q3। तो इन दोनों के बीच में जो होता है Q1 और Q3 के बीच का जो डिफरेंस होता है यानी Q3 - Q1 होता है, उसे हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो Q2 होता है, क्योंकि वो हमारा क्या होता है मीडियन, तो वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है Q1 + Q3/2। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। और IQR को अगर हम बात करें तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल ऑफ द गिवन डेटा सेट, इसे हम मिड स्प्रेड भी बोलते हैं। और स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना फैला हुआ है वो मेजर करने के लिए काम आता है।
एक और टर्म है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, QD क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1, सेमी का मतलब होता है आधा हो जाता है, तो Q3 माइनस Q1 अपन यानी डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये टर्म आपको याद रहनी चाहिए। एक और क्वेश्चन फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको वैल्यूज दी होंगी Q3 Q1 की, जस्ट आपसे पूछा क्वार्टाइल डेविएशन, ओके देन यू नीड टू पुट दिस फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा तो आपको ये वैल्यूज दी होंगी, सिंपल आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला और आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एरिया वाइज जो होता है, ये एरिया में इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि तीनों की एक साथ, तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स के लिए। अभी इनके लिए भी क्या होता है, आपके सिलेबस में नहीं है बट जनरल में आपको बता देती हूँ कि क्वार्टाइल्स फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज, फॉर कंटिन्यूस सीरीज, ऐसे ही सेम फॉर डेसाइल्स फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, सेम फॉर परसेंटाइल। ये जो फॉर्मूला है वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, डिस्क्रीट में आपको पता है कि बस फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है, और कंटिन्यूस का आपके एग्जाम के हिसाब से इतना जरूरत नहीं है। तो Q1, Q2 एंड Q3 के ये भी फॉर्मूलेज आपको याद रखने की मतलब जरूरत है। सो Q1 इज n+1। सबसे पहले तो ध्यान रखना है क्वार्टाइल्स के केस में जो न्यूमरेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। तो Q1 है डिवाइड बाई 4 है, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट है तो वो डिवाइड बाई 4 होगा, क्योंकि आप 100 का भी करते हैं 25% निकालते हैं तो 4 डिवाइड बाई 4 करते हैं। ठीक है, जब 50% निकालते हैं तो डिवाइड बाई 2 करते हैं, और 3/4 के लिए 3/4 करते हैं, तो 3/4 का मल्टीप्लीकेशन समझ लीजिए, या फिर 3 × n+1/4 टर्म। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है वो वाली टर्म है। ठीक है, जैसे मीडियन में मैंने बताया था, तो न्यूमेरिकल में जो भी आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो सीरीज में जो टर्म आएगी वो आपका होगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर। अब डेसाइल्स की बात करें तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या आएगा, हर जगह 10 ही आएगा। अगर D1 की बात करें तो n+1 ही यहाँ पे रहता है, लाइक क्वार्टाइल्स, बस D1 है तो 1 का मल्टीप्लीकेशन समझ लीजिए, D2 है तो 2 का, इसी तरह D9 है तो 9 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बाकी रहेगी चीजें सेम। अब परसेंटाइल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा सब में, n+1 सब में ही सेम है। अगर आप रिलेट करके समझेंगे ना फॉर्मूलाज, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहला जो P1 है वो तो रहेगा सेम ही, बस डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पर 100, P2 के केस में यहाँ पर 2 आ जाएगा, P3 के केस में 3 आ जाएगा, लाइक P99 के केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99। एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल और क्वार्टाइल में रिलेशन। तो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, P25 भी लिख सकते हैं, ओके। P50 को हम क्या लिख सकते हैं, D5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का हाफ क्या होता है, D5, और जिससे हम D5 है उसे हम मीडियन भी बोल सकते हैं और Q2 भी बोल सकते हैं। तो ये सभी चीजें इक्वल रहेंगी, समान रहेंगी। क्वेश्चन में अगर आपको दिया होगा एक चीज तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, P75 को हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड क्वार्टाइल, या फिर हम उसे Q3 भी बोल सकते हैं। तो ये था सभी क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।